नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाढ़ पीड़ितों के बीच में रोहिणी आचार्य का जो एफर्ट्स है वो सैल्यूट करने के लायक है। सलाम करते हैं इस पूरे जज्बे को, हारने के बाद भी तनिक भी सिकन नहीं है। और रोहिणी आचार्य जिस तरीके से बैक टू बैक एक हैंडल पर सभी विरोधियों को जवाब देती रही हैं, आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा अगर फॉलोअर्स एक हैंडल पर किसी का है बिहार की राजनीति में, किसी बड़े नेता का, तो वो रोहिणी आचार्य ही है। कुछ कम ही लोग ऐसे होंगे जो रोहिणी आचार्य के फैन फॉलोअर्स के करीब भी पहुंच पाते हैं। ऐसे में रोहिणी आचार्य बाढ़ पीड़ितों के बीच में है, सारण की जनता के बीच में है, अपना पूरा एफर्ट्स लगाया है। कम्युनिटी किचन से लेकर तमाम चीजों को वो मॉनिटर कर रही है, बाढ़ पीड़ितों के बीच में जा रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि मैं चुनाव नहीं हारी थी, मुझे हराया गया था और ये सारण की जनता बाखूबी जानती है। हर चीजों के बीच में रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू यादव के किए हुए कार्यों को भी गिनाना नहीं भूलती है। बताती है कि सारण में जो फैक्ट्रियां थी वो हमारे पिता की देन थी। खैर, इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरीके से रोहिणी आचार्य अपना कम्युनिटी किचन चला रही हैं, राहत सामग्री हर लोगों तक पहुंचा रही हैं, भावुक भी हो जाती हैं लोगों से जब मिलती हैं, महिलाओं से जब मिलती है जो बेघर हो चुके हैं, जो सड़कों पर हैं, जिन्होंने आसरा ले रखा है, जिनको सोने के लिए आशियाना नहीं है, उस जगह पर जा करके रोहिणी आचार्य सभी का आंसू पोंछ रही हैं और सभी से बात भी कर रही हैं। एक राजनीतिक होने के साथ साथ में समाज सेवा का भी जज्बा है रोहिणी आचार्य में। तो ये तो तमाम कई उदाहरण देखने को मिले हैं। और ऐसा नहीं है कि रोहिणी आचार्य आज जाकर सब सारण के बीच में है, जनता के बीच में है। सारण में इससे पहले भी उनकी टीम काम कर रही थी और वापस आने के बाद वो सीधे सारण पहुंच जाती है और वहां लोगों के साथ मिलना और तमाम चीजों को देखना, मॉनिटर करना वाकई में एक अच्छा उदाहरण है कि जब विकट परिस्थिति आ जाए, जब ऐसी कोई आपदा आ जाए, तो हर राजनेता को, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, हर किसी को फिर बिहार की जनता की सेवा में जुट जाना चाहिए। एक अच्छा मैसेज है, एक अच्छा उदाहरण दे रही हैं और साथ में मुझे लगता है कि विरोधियों को भी यह सबक सीखनी चाहिए। ये बहुत बड़ा उदाहरण है रोहिणी आचार्य का कि लोगों को जाना चाहिए। राजनीति अपने जगह पर है, बिहार की जनता जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भी आपके लिए लगी रहती है, वोट करती हैं, आपको जिता करके संसद तक पहुंचाती हैं, विधानसभा तक पहुंचाती हैं और सोचती हैं कि ये जिन रहनुमा को मैंने वोट दिया है वो कल वापस लौट कर आएंगे और हमारे दुख दर्द को समझेंगे। तो रोहिणी आचार्य हारने के बाद भी काफी एनर्जेटिक फील कर रही हैं, काफी एनर्जी के साथ लगी हुई हैं। हालांकि रोहिणी आचार्य तो हमेशा एक हैंडल पर अपनी बात को रखती आई हैं, चाहे वो मुद्दा क्राइम का रहा हो या बाढ़ का रहा हो या तमाम अन्य मुद्दों की भी बात करें। और जिस डीएसपी अजय प्रताप पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा, गिरफ्तार हुए, रंगे हाथ पकड़े गए और सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई ने उनको धर दबोचा 20 लाख का जो वो घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए। मनोरमा देवी एक एमएलए है गया की रहने वाली है, उनके बेटे रॉकी यादव, और उनके घर पे जो एनआईए का छापा पड़ा था उसकी डील करने के लिए अजय प्रताप ने शुरुआत करोड़ों से की थी, 70 लाख पर सब कुछ बन गया। किस्त बाई किस्त देना था और अपने जीजा जी का साथ देने के लिए उनके साले हिमांशु भी पहुंच गए थे। अजय प्रताप एक पॉलिटिकल घर से हैं, दामाद हैं, एक एमएलए के बावजूद इसके उन्होंने ऐसा काम क्यों किया यह समझ से परे है। मगर जब इसके हम तह में जाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि इनकम टैक्स के कर्मी रहे हैं, डेप्यूटेशन पे एनआईए में है। अगर ये डेप्यूटेशन का खेला इसी तरीके से चलता रहा तो पहले बैकग्राउंड खंगालना होगा साहब। इनकम टैक्स में होंगे, लेन देन का एक जो आदत सी हो जाती है ऐसे लोगों की, वो किसी भी विभाग में जाएंगे, उनको यह फर्क नहीं पड़ता है कि इनकम टैक्स में हम काम करें कि एनआईए में या सीबीआई में। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला रहता है और आप चंद सिक्कों के लिए इस तरीके से बिक जाते हैं। मुझे इस बात की तकलीफ है कि एनआईए को अजय प्रताप के कारण आज जो है बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर एनआईए, सीबीआई या एटीएस जैसे जांच एजेंसियों में इस तरीके की एक जो प्रथा शुरू हो जाएगी तो फिर लोग कहां न्याय के लिए गुहार लगाएंगे, कहां जाएंगे। अजय प्रताप न तो सैलरी की कमी रही होगी, मगर देखिए कि इंसान के अंदर जब लालच होता है तो वह यह भूल जाता है कि जिस देश की सुरक्षा के लिए ये एजेंसी बनी है उसके साथ भी समझौता मैंने कर लिया। नक्सली कनेक्शंस का दावा करने वाले अजय प्रताप और मनोरमा देवी के घर में AK-47 रख करके उनको गिरफ्तार करने की जो साजिश रची जा रही थी या धमकाया जा रहा था, या मैं नहीं कर रहा। रॉकी यादव का जो आरोप पत्र है, जो शिकायत की है, उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरीके से अजय प्रताप उनको धमका रहे थे और अगर नहीं धमकाते तो सब कुछ मामला कुल हो जाता, मगर सब फुलफुल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बात तो थी नक्सली कनेक्शन की, बात थी उस धमकी की जिसमें AK-47 रखवाने की बात की गई और उसके बाद
गिरफ्तार कर हमेशा के लिए जेल में सलाखों के पीछे सड़ाने की बात की गई। तो ऐसे में जो भी कुछ हुआ यह दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे तकलीफ है। तो अजय प्रताप तो जेल गए अपने साले के संग, अब दुर्गा पूजा दिवाली छठ वही मनाइएगा सर। अब तो जांच होगा तो पता चलेगा। तो हर जगह पैसा ही लीजिएगा, देश को ही बेचिएगा तो काम कैसे चलेगा। सुरक्षा एजेंसी में रह करके आप मांडवाली करने चले गए। अरे थोड़ा तो शर्म कर लेते, अधिकारी है एनआईए के, और आप तो खुद चाहते हैं आपकी करतूत के कारण एजेंसी पे धब्बा लगता है, और वैसी एजेंसी जिसको हम लोग बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। तो ऐसे में किसको न्याय मिलेगा। अब तो कल कोई भी गिरफ्तारी होगी तो फिर लोग तो सवाल उठाएंगे कि भाई हम कैसे मान ले, आपका तो डीएसपी घूस लेता है। मगर ये बैकग्राउंड मैंने जानकर बताया, इनकम टैक्स में कर्मी रहे, हो सकता है इनका लूट लक्षण वही रहा होगा पैसा का लेन देन का। तो पैसे के लेन देन का जिसका लूट लक्षण तो जाता नहीं है, तो जा करके उन्होंने इतनी बड़ी एजेंसी में घूस ले लिया है। शर्म कर लेते भाई। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।